नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। इस समय की सबसे बड़ी खबर ये है, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है, यानी लंबे अंदर गए हैं। और जो इनके लग्गे-बग्गे थे, जो इनके इशारे पर वहां आगजनी हिंसा कर रहे थे, जिस हिंसा में 4 लोगों की मौतें हो गई और 70 से ज्यादा घायल हो गए, उनमें से भी अब तक 60 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है। और केंद्र सरकार ने बहुत सख्ती के संकेत दे दिए हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। चूंकि शुक्रवार है और आप जानते हैं कि शुक्रवार को ये जुमे की नमाज होती है और जुमे की नमाज के बाद कई बार ऐसा हुआ है कि सड़कों पर डेलिबरेटली प्रदर्शन किए गए किसी ना किसी बहाने से। अतीत की मैं बात कर रहा हूं, योगी जी के समय में तो जब जब इस तरह की गुस्ताखियां हुई, दुस्साहस हुए, उनको दबा दिया गया और ठीक तरीके से दबाया गया। बरेली में यह गुस्ताखी हुई आज और बाबा ने भूत उतार दिया। दौड़ा दौड़ा करके लाठियों से खातिरदारी की है पुलिस ने। तो लद्दाख से, लेह से लेकर के और बरेली तक उधर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इधर योगी आदित्यनाथ बहुत स्पष्ट संकेत और संदेश दे दिए गए हैं। कोई अगर देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, अराजकता फैलाएगा, शांति भंग करेगा और दिमाग में ये गलतफहमी पाल करके सड़कों पर उतरेगा कि जिस तरीके से श्रीलंका में, जिस तरीके से बांग्लादेश में या जिस तरीके से नेपाल में हमने तख्ते पलट दिए, उसी तरह की यहां भी, भारत में भी कोई कारस्तानी कर पाएंगे, तो बहुत स्पष्ट संकेत इनको दे दिए गए हैं। इसके बावजूद सूचनाएं ये हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर पर्दे के पीछे से साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन तैयारियां भी वैसी ही हैं। सीधे जुड़ लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब के साथ। धीरेन्द्र पुंडीर जी को भी कहा है, जैसे ही वो फ्री होते हैं जुड़ेंगे। तो वीरेंद्र जी के साथ जुड़ते हैं और आज के घटनाक्रम पर जरा चर्चा कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो आप थोड़ा बरेली का हाल सुनाइए, उसके बाद वांगचुक प्रकरण पर पहुंचते हैं। देखिए, बरेली के प्रकरण पे हम लोग कई बार बात कर चुके हैं और चूंकि अब ये जानबूझ करके एक ये मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज है, ये एक कृत्रिम रूप से पैदा की गई एक नाराजगी, केवल जो है त्योहारों के मौसम में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा करके, हिंसा करके सरकार के ऊपर दबाव बनाना है और ये हिंसा पैदा करने की योजना है। ये हमें दो जगह दिखाई पड़ा। कल दिखा गांधीनगर में, गुजरात में, जहां पे गरबा के पंडाल पे हमला किया गया, गाड़ियां जलाई गई, हिंदुओं की दुकानें लूटी गई और गरबा पंडाल पे भी हमला किया गया। और जिस तरीके से आज महाराष्ट्र में बीड में एक मौलाना ने योगी आदित्यनाथ के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक और बेहद अभद्र भाषा में, या साफ साफ कहूँ गालियां उसने दी हैं और ये मामला बहुत ही गंभीर धाराओं में मुकदमे के योग में है। ये भी हुआ है। तो यानी अगर अगर कोई मौलाना मस्जिद से फ्राइडे, जुम्मे के दिन, जो इस्लामी परंपरा में बहुत पवित्र और बहुत मुकद्दस दिन माना जाता है, और उस दिन लोग स्वयं नमाज पढ़ने आते हैं और उनको तैयार भीड़ मिल जाती है, और वहां पर जो है मुख्यमंत्री के प्रति, योगी आदित्यनाथ के प्रति इतनी गंदी भाषा, गाली देने की भाषा, धमकी भरी भाषा,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान देने का स्पष्ट मतलब है कि महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर दंगे की तैयारी हो रही है दीपावली के और दशहरा दीपावली के शुभ अवसर पर, ताकि देश में जो एक अर्थव्यवस्था के रिवाइवल का और जीएसटी में टैक्स में कमी के बाद जो छूट से जो उपभोक्ताओं में, आम जनता में जो उत्साह का माहौल बना है, एक दिन में 10,000 से अधिक गाड़ियां बिक गई। एक बड़ी कंपनी को 80,000 से एक दिन में क्वेरी आ रही हैं। तो ये सब जो माहौल, जो सकारात्मक माहौल बन रहा है अर्थव्यवस्था के लिए, उसको सबोटेज करके सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है कि जो उनकी जितनी भी बेजा अनरीजनेबल जो उनकी मांग है, और वो मांग केवल एक है, वक्फ प्रॉपर्टी। ये उसके लिए ये दंगे की साजिश है। और आज जिस तरीके से जब साफ-साफ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई रैली निकालने की, कोई प्रदर्शन करने की, या जो उर्दू में कहें तो एहतजाजी मुजाहरा, यानी एक विरोध प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं थी। उसके बाद भी जब लोग इकट्ठा हुए तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। और पुलिस के ऊपर, और ये भी खबर आई है, कुछ टीवी चैनलों में खबर चली है कि पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की गई है। तो आज तो अब जो है, जो मौलाना तौकीर रज़ा खान है, जो केवल हर पार्टियों से सौदेबाजी करता है, और 2012 के असेंबली चुनाव में तो कांग्रेस ने उसको एक हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध कराया था, और वो बरेली और संभल और आसपास के जिलों में करीब 1 दर्जन से अधिक सीटों पे वो लगातार कैंपेन उसने किया था। तो ये सब इन सब मौलानाओं को जिस तरीके से अब तक दाढ़ी सहलाई गई है सेकुलरिज्म के राज में, कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के राज में, अब जो है उसका समय अब जा चुका है। और यदि खुराफात करेंगे तो कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से आज कार्रवाई हुई है लद्दाख में, उससे ये भी साफ हो गया है। चलिए उस पे बाद में आते हैं, लेकिन बरेली की बात जो है, बरेली की घटना इसलिए में जो आज कार्रवाई हुई है, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि यूपी में कम से कम 6 जगहों पर इस तरह की खुराफात की गई है। लखनऊ में, कानपुर में, भदोई में, बनारस में, एक और जिले में, 6 से अधिक जिलों में ये घटना हो चुकी है। और इतनी स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग है कि ये बहुत ही कम समय पे, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे कहीं पर भी कोई उपद्रव कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है दिसंबर 2019 में नागरिकता कानून के खिलाफ फ्राइडे के दिन, ये कोई भी जाके चेक कर सकता है नेट पे जाकर के, दिसंबर 19 को फ्राइडे था सन 2019 में। और यूपी के 35 शहरों में एक साथ बवाल किया गया था, और सबसे गंभीर स्थितियां हो सकती थी, वो था सहारनपुर। लेकिन पुलिस ने संयम से, तत्परता से कोई बड़ी घटना होने से बचा लिया और भीड़ को संभाल लिया गया। तो उसी को दोहराने की साजिश है। और ये बात पहले हो चुकी है कि यूपी में 1.25 लाख के आसपास ऐसी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जिनको लेकर के मुस्लिम समुदाय के पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या मालिकाना हक का कोई भी कागज नहीं है। और ये आप सुन ही चुके हैं, कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भैया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा, तो आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, आप यहाँ के नागरिक हैं, ये आपको साबित करना पड़ेगा। तो बिहार में, बंगाल में लाखों लोगों की लाइन लग गई, और सब के सब जो है जन्म प्रमाण पत्र लेने लगे। वहां पे इसको लेकर के पैसा भी चलने लगा कि साहब पैसा दो तो तुम्हें अभी तुरंत मिल जाएगा। तो यानी कागज दिखाने पड़ेंगे, ये तो समझ में आ गया है। और मार्च 2025 में लोकसभा संसद से जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पारित हुआ है, उसमें ये साफ कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। और वक्फ बाय यूजर के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया है। और अभी 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना इंटरिम जजमेंट दिया है वक्फ बिल के ऊपर, वक्फ एक्ट के ऊपर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को अपहेल्ड किया है। और ये कहा है कि 1925 में पहली बार वक्फ कानून आया था, तब से यही व्यवस्था है कि किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी का दर्जा मिलने के लिए उसका वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। तो यूपी में लगभग 1.25 लाख ऐसी वक्फ प्रॉपर्टी है जिससे मुसलमानों का कब्जा हटेगा। और ये कब्जा अवैध है, ये इलीगल है। और ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के समय में मुसलमानों के
तुष्टीकरण के लिए, बल्कि जो मौलाना क्लास के तुष्टीकरण के लिए ये आंख बंद करके इस तरीके के लोगों को वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर सरकारी संपत्ति पर, हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा करने का जो एक प्रछन्न अधिकार दिया गया था, अनफेटर्ड राइट दिया गया था, जहां चाहो कब्जा कर लो, जहां जमीन समझ में आ जाए, ये उसी के लिए जो है पेशबंदी की जा रही है। वरना आज तक किसी मौलाना ने, किसी मुस्लिम संगठन ने, किसी नेता ने आज तक ये नहीं बताया कि आई लव मोहम्मद का आइडिया आया कहां से, इसका आधार क्या है। और फिर खाली आई लव मोहम्मद की बात नहीं हो रही है, बहुत भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर्तन से जुदा। आपको याद होगा वो कन्हैया नाई की जून 2023 में जो हत्या की गई थी उदयपुर राजस्थान में, और बकायदा वीडियो पर चाकू से उसका गला काटा गया था, और तब भी यही और ये नारा लगाया गया था अल्लाह अकबर। तो उस समय तो उसके ऊपर ये आरोप था कि उसने नूपुर शर्मा के किसी सो कॉल्ड तथाकथित वीडियो को फॉरवर्ड किया था। इस समय गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर्तन से जुदा नारा लगाने की क्या मजबूरी है? कहाँ ऐसी घटना हुई है जहां रसूल के खिलाफ कोई गुस्ताखी हुई है? ये वो नहीं बता रहे। तो ये काल्पनिक जो मैंने कहा मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज जो है, ये काल्पनिक गुस्सा जो है, इसका आधार ये किस लिए दिखाया जा रहा है? तो आज बरेली में सरकार ने आज जो है जो लाठीचार्ज हुआ है, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है आगे भी कार्रवाई होगी, और आज देर रात तक बड़े पैमाने पर बरेली में धरपकड़ होगी, गिरफ्तारियां होंगी, और जो मौलाना तौकीर रजा है, जो असली एजेंट प्रोवोकेटियर है, और पिछले 20 साल से ये बरेली में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को ब्लैकमेल करता है, और एक इनका बड़ा करीबी है मौलाना, वो कोई डॉक्टर नफीस है, उसके खिलाफ तो कल ही या परसों ही एफआईआर हो गई थी, और तो अब वहां पे बरेली में अरेस्ट होगी, और जब डंडा चलेगा तब ये जो मजहब के नाम पे जो सियासत कर रहे हैं, इनको इसका सबक मिलेगा। जी धीरेन्द्र पुंडीर जी का स्वागत कर लेते हैं, जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। अभी आपने गुजरात का जिक्र किया था, तो मैं गुजरात का एक वीडियो जरा दिखा देता हूं कि गुजरात सरकार ने और गुजरात पुलिस ने मिलकर के इनका क्या इलाज किया है, जरा देख लेते हैं। જે નવરાત્રીનું ગરબાનું પંડાલ હોય છે, ગરબાના પંડાલ ઉપર પણ પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો, એટલે ત્યાં પણ પોલીસ वो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। અને એક જે વિડીયો સામે આવ્યો છે એની અંદર જે નવરાત્રીનું ગરબાનું પંડાલ હોય છે, ગરબાના પંડાલ ઉપર પણ પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો, એટલે ત્યાં પણ પોલીસ જાય અને તેનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરે એ પ્રકારની માહિતી હાલ મળી રહી છે। હવે એક और बरेली का भी एक वीडियो है मेरे पास, मैं जरा वो भी दिखा देता हूं दर्शकों को। जो ये पुलिस के ऊपर चढ़े जा रहे थे और उसके बाद पुलिस ने जो इलाज किया है, तो ये इनका इलाज आज बाबा जी ने किया है, बाबा जी की पुलिस ने किया है। धीरेन्द्र जी, ये तो हम लोग पहले से ही डिस्कस कर ही रहे थे कि जिस तरीके की शांति बनी हुई है देश में, पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में महंगाई भी है, अर्थव्यवस्थाएं भी डावाडोल हैं। भारत में आप चाहे जो कह लीजिए, कम से कम महंगाई भी न्यूनतम, और जो जीएसटी में बड़ी राहतें दी गई हैं, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का नाम दिया है, उसके बाद तो बल्ले बल्ले है मार्केट में। इस माहौल को खराब करने के लिए, और चूंकि हिंदुओं के, सनातनियों के अब त्योहार शुरू हो रहे हैं और ये एक लंबा सिलसिला चलता है, और जैसा अभी भट्ट साहब ने कहा
कि वक्फ पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी तरह की रोक लगाने से मना कर दिया है, तो ये बौखलाहट और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का इनके पीछे से करिश्मा या जो वो कराना चाहते हैं वो, ये सब एक मिला जुला प्रयास है। और ऐसा लगता है कि सरकार ने बहुत सख्ती का फैसला कर लिया है ऑलरेडी। देखिए, सरकार को तो और सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह से चल नहीं सकता। ये एक टेस्टिंग स्टेट है। ये जो कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। ये लगातार ये टेस्ट आपको अलग अलग जगह दिख रहा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान पिछले 15 लगभग 11 सालों से एक ऐसी स्टेट में तब्दील हो गया जहां कम से कम इस पर बातचीत होने लगी। वहां बहुत सारे लीडर्स ऐसे हो गए, यानी आप पुष्कर सिंह धामी जैसे लीडर्स को देख सकते हैं, जो काशीपुर में एक जुलूस निकलवा देता है, बुलडोजर चलवाता है, जो लाठियों से ठीक करता है, क्योंकि ये बात कभी सोची नहीं जा रही थी। जहां ये पैर जमाते जा रहे हैं जिहादियों की एक, दरअसल मैं इसको दो तरह से देखता हूं। हम लोग इस बात को बहुत गौर करेंगे कि जब भी हम किसी क्राइम को दंड नहीं देते हैं, जब भी किसी क्रिमिनल को दंड नहीं दिया जाता, समुचित दंड नहीं दिया जाता, दो स्थिति, एक तो दंड ही नहीं दिया जाए और दूसरा समुचित ना दिया जाए, तो आप ये तय करते हैं कि आपकी जो बहुत बड़ी कानून मानने वाली आबादी है उसके अंदर से ऐसे लोगों को पैदा करने की छूट मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि वो देखते हैं इनको बदमाश होने का फायदा मिल रहा है। पूरे मुस्लिम्स का जो डिवीजन के बाद जो लोग थे जिन्होंने बंटवारे के लिए इस देश के खिलाफ वोट किया, इस देश की आत्मा पर चोट की, हजारों साल की एक चलती हुई सभ्यता को दो टुकड़ों में बांट दिया बर्बर जंगली हत्यारों ने, उन लोगों को बेनिफिट मिला। मतलब उन्होंने यहां से, वो पाकिस्तान भाग के बहुत रेयर गए, उन्होंने यहां इस देश को बनाया। कुछ लौंडों ने और अलीगढ़ ने मिलके, ये जिन्ना और वो तमाम लोग वहां पाकिस्तान में कहते रहे कि अलीगढ़ के कुछ लौंडों ने मिलके पाकिस्तान ले लिया, तो वो लोग हो गए। उसके बाद उनको यहां रखा गया, और उनको यहां न केवल रखा गया बल्कि उनको ये बात मजबूत करती रह गई कि साहब आपने 800 साल राज किया, तो जो गिल्ट फील होनी थी वो नहीं हुई। उसके बाद जिस तरह से उनका पोषण किया गया वो नहीं हुआ, और उनकी गुंडई को ताकत दी गई। यानी जो मुस्लिम लीग के लीडर थे वो लखनऊ अधिवेशन में बाकायदा शामिल हुए, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा कि उनको चले जाना चाहिए कांग्रेस में ज्वाइन कर लेना चाहिए। यानी आपको बजाय इसके कि आपसे लानत मनामत होती, आपके राइट छीने जाने चाहिए थे। इस देश में कम से कम 10 साल तो आपको डेमोक्रेटिक राइट नहीं दिया जाना चाहिए था मुस्लिम लीग की लीडरशिप को, आपने उनको इनाम दिया। तो जब आपने उनको इनाम ही दे दिया तो आगे के लीडर कैसे होंगे? अब उनको मालूम है पुलिस पे गुंडागर्दी। अब आप ये सोचिए, ये इसके बावजूद मैं क्यों कह रहा हूं कि सरकार को सख्त होना पड़ेगा। मैं मेरे शब्दों का चयन बिना किसी उसके नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप किसी भी आबादी में चले जाइए, मौजपुर चले जाइए, भजनपुरा चले जाइए, पुरानी दिल्ली चले जाइए, जहां कोलकाता चले जाइए, मैंने ये शूट किया हो, मैंने खबरें बनाई हुई हैं, आप देखेंगे वो हेलमेट ही नहीं लगाएंगे। आप उसको हेलमेट लगाने के लिए कहिए, वो दंगा करने आ जाएगा। तो ये पुलिस क्या करती है, अब आप सुनिए पुलिस वहां क्या करती है। पुलिस कहती है अरे यार उनको कौन छेड़ेगा, तो आपने उसको गुंडागर्दी का इनाम दे दिया, और आप जा रहे हैं, आप में दो लोग बैठे हैं, एक ने हेलमेट लगाया, दूसरे को पकड़ के आपने रोक दिया, तो आपने उसको उसकी कानून मानने की सजा दे दी। तो ये ताकतें लगातार वो हैं, ये टेस्ट करती हैं, ये अपने आप को टेस्ट करती हैं, अपने गुंडा इस्टेब्लिश करके शासन को घुटने के बल लाती हैं। लेकिन जब से मैं अमित शाह की तारीफ करूंगा, बाकी सबकी तो मतलब जो है, मैं अमित शाह की इसलिए तारीफ करूंगा कि वो सीधे तौर पर किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं, जैसे मोदी की मजबूरी भी हो सकती है और उनकी स्ट्रेटजी भी हो सकती है, वो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे उनकी तरह नहीं हूं जो लोग उनसे रोज फोन पे बात करके बताते हैं। आपने देखा होगा जो सारे पत्रकार हैं वो रोज बताते हैं कि मोदी जी ने आज क्या सोचा, मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अमित शाह बहुत क्लियर है, एनएसए ठोक के लगाया, कोर्ट जो चाहे करे। भाई आपने ठोक के लगाया क्योंकि आपने लॉ एंड ऑर्डर इस देश के खिलाफ काम किया है, सीधी सी बात है। आप साबित कीजिए, कोर्ट में जाइए, जो कोर्ट करेंगे। तो लीगल लॉ के जो अंदर है सबसे स्ट्रांग जो कार्रवाई हो सकती है वो की गई। यूपी में योगी आदित्यनाथ पर मैं मतलब मुझे बहुत सारी चीजों पर सहमति असहमति हो सकती है, मैं अफसरशाही के उस पर हो सकता हूं, लेकिन मैं एक बात पर बिल्कुल तरह से एक मत हूं
कि जो तुष्टीकरण का लंबे समय से, और खासतौर से जब भी जो दीगर सरकारें आई हैं बीजेपी के, उन्होंने तो जो इस देश में ये तय करने में कोई कमी नहीं रखी थी कि ये साहब राजा हैं, ये जुल्म का मतलब जो आज इनके तौकीर रजा के, दरअसल हम लोग उनके शब्दों को भी नहीं पकड़ना चाहते, हम लोग आंखें बंद किए बैठे रहते हैं। अगर आप ये देखेंगे योगी आदित्यनाथ की एक बात में तो कोई आदमी उस पे, चाहे वो उनका राजनीतिक विरोधी क्यों ना हो, कि वो लॉ एंड ऑर्डर पर बर्दाश्त नहीं करते। वो ये इनको बिल्कुल भी तुष्टीकरण की नीति का कतई भी कोई एहसास नहीं कराते कि यहाँ रुक जाएगा, क्योंकि संभल पे मैं सबसे बड़ा टेस्ट केस योगी जी का यही मानता हूं, क्योंकि उस दिन मैंने कहा था कि अब योगी टेस्ट होंगे, जब 4 लोगों को मार के मतलब इन लोगों ने ये कोशिश की थी कि ये साहब जो है उस सरकार को घुटने पे ला देंगे। योगी ने पलट के जवाब दिया, और ये तो बहुत छोटी बात, तौकीर आपको दिखा नहीं, वो ये कह रहा है, उसको आप देखिए, थोड़ा सा मैंने कहा ना और सख्त होना होगा, ये अच्छी बात है, लेकिन इनको पकड़ के ठोकना पड़ेगा उन लीडर्स को जो जो मक्कारी करते हैं, क्योंकि आप जुल्म का मतलब समझ रहे हैं, वीरेंद्र जी बहुत अच्छे से समझते हैं, तमाम लोग हैं, वो जुल्म कोई कष्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, यानी आप मुसलमानों को उनकी मर्जी से धर्मांतरण नहीं करने दे रहे, आप छांगुर को जेल में भेज रहे हैं, ये जुल्म है। जुल्म ये नहीं है कि भाई आई लव मोहम्मद से किसको दिक्कत हो रही है बताइए? किसी ने कहा है मुझे दिक्कत है? किसी ने नहीं कहा, क्योंकि किसी को दिक्कत नहीं यार, आप उनको कितनी मोहब्बत कीजिए, आप घरों में जितना चाहे मोहब्बत कीजिए, बल्कि आई लव महादेव से इनको प्रॉब्लम है। उनको हर से होगी, क्योंकि वो जब जुल्म का शब्द इस्तेमाल करते हैं उसका अर्थ ये होता है कि हम ये जो गैर मुस्लिम है, ये अपने धर्म को मान रहा है, ये जुल्म है मुसलमान पे, ये टेक्स्ट है। मैं वीरेंद्र जी अगर गलत कह रहा हूं तो वीरेंद्र जी इसको और ज्यादा अच्छे से सर जो कुरान के अनुसार तो धरती पे ही गलत है। वीरेंद्र जी मैं पहले जरा एक बरेली का एक और वीडियो आया है वो शेयर कर दूं, उसके बाद फिर आपकी बात सुनते। हट जाओ इधर से। बस ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो चलाया है कि योगी बाबा जो हैं उन्होंने अपनी पुलिस को खुली छूट दे दी है कि आप जो भी इस तरह से कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करें, भूत उतार दीजिए। सर सवाल केवल छूट का नहीं है, जो इंडियन पैनल कोड था जिसका नाम अब भारतीय न्याय संहिता हो गया है, उसमें जो है मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी को ये अधिकार है कि मैदान की मौके पर मौका वारदात पर एज पर सिचुएशन ऑब्टेनिंग ऑन द ग्राउंड, जैसी स्थिति मौके पे है, मैजिस्ट्रेट को उसके अनुसार लाठीचार्ज या गोली चलवाने का या पुलिस बल यूज करने का प्रयोग करने का अधिकार है। उसको ये अधिकार कानून देता है, उसको ये मुख्यमंत्री के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब तक सेकुलर सरकारों ने मैजिस्ट्रेट और पुलिस के हाथ पीछे बांध रखे थे कि कोई कार्रवाई नहीं करोगे, इसलिए समस्या होती थी। यदि सरकार कहती है कि आपको जो आपका दायित्व है और जो कानून ने आपको अधिकार दिए हैं, कानून ने जो आपको आपके ऊपर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी है, उसके लिए आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें और निष्ठा के साथ उसका निर्वहन करें। यही परिवर्तन है योगी आदित्यनाथ की सरकार में और उसकी पहले की सरकारों में। अब कोई लखनऊ से निर्देश नहीं देता कि आपके हाथ पीछे बंधे हुए हैं। अगर उपद्रव करने में भीड़ उतारू है तो उस पर बल प्रयोग किया जाएगा, फिर वो कोई हो, कोई उसमें धर्म मजहब का जाति का भेद नहीं होगा। और धीरेन जी, लद्दाख का तो इलाज कर दिया, वहां का लेह में जो दंगा फसाद करवा रहा था और जितना सियाना बन रहा था, उसके अनशन का 7वें दिन का एक वीडियो वायरल हुआ। उसमें वो कह रहा है कि अभी तक तो हम चीन के खिलाफ थे, लेकिन चीन अगर हमारे देश के भीतर घुसेगा तो अब हम उसको रास्ता दिखाने का काम करेंगे, यानी बताएंगे कि आपको कहां कहां जाना चाहिए।
तो इस आदमी का बहुत पहले इलाज होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सीबीआई ने भी इसके खाते खंगाले हैं। करीब 10 ऐसे खाते मिल गए हैं जिनमें जो विदेशी मुद्रा फंड के रूप में आती है, उसका जो लाइसेंस लेना होता है, उसके इतर एंट्री मिली हैं और इसने गलत तरीके से वो फंड को अपनी किसी कंपनी में शिफ्ट किया है, भेजा है। बहुत सारी अनियमितताएं और ऊपर से आग लगाने की कोशिश, लगवाने की कोशिश। जी दरअसल मैं एक कमी लगातार है, वो समाज की भी कमी है, राजनीतिक दलों की तो कमी है ही, और वो सनातनियों की भी कमी है। दरअसल वो किसी को भी ये समझ लेते हैं कि अगर वो थोड़ा सा भी काम करता है तो उसके एहसान तले 7 पीढ़ियों को दबा के रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इसका जितनी देर तक जितना योगदान है उतना प्रतिदान दिया जाना चाहिए। दरअसल जब ये लगता है कि आप ये सोच रहे हो कि कुछ एक गांव अगर वहां कोने पे खड़ा है और वो ये गांव फैसला कर लेता है कि साहब मैं तो चीन में चला जाऊंगा और बाकी देश देखता रहे, तो ये समझ इस देश में बहुत ही कमजोरी की है, ये सरकारों की कमजोरी की है। ये ठोक के देश का सेंटर होता है, देश का फैसला देश की जनता ओवरऑल करती है। क्योंकि मुझे याद है बहुत सारे हिंदी के और इंग्लिश के पत्रकारों ने साहबुद्दीन को खुदा बना दिया था, ये कहते हुए कि वो 30 रुपए में उसके यहाँ डॉक्टर जो है उस पूरे सिवान में 30 रुपए से ज्यादा वो नहीं कर सकता है, कोई उसके नहीं ले सकता एक्सरे के, 10 रुपया फीस होगी। तो कल को वो ये फैसला करा देता कि भाई सिवान जो है हिंदुस्तान का नहीं, तो हम मान लेते। ये दरअसल छूट दी जाती है इस तरह के शख्स को, इस तरह के बयान पे। वो मैं फिर कह रहा हूं कि ये सरकार जब सुप्रीम कोर्ट से अपनी ही बातों के खिलाफ जाके टकराती नहीं है तो ताकत देती है, भारत के खिलाफ ताकत देती है। आपको टकराना होगा, जो चीजें हैं जो क्योंकि जनता आपको वोट करती है, आप कर रहे हैं। मैं फिर ये नहीं कह रहा हूं कि कोई मुझे बहुत ज्यादा कि मैं बहुत ज्यादा क्रिटिक्स हूं, नहीं, आप कर रहे हैं, लेकिन अब समय कम है, आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करना है, उसके लिए वॉर है, जंग है। सीधे तौर पर आपको एक जैसा, आप ये सोचिए, अच्छा आई लव मोहम्मद का, अच्छा ये भी छोड़ दीजिए, मैं कल की घटना, चूंकि आप सोनम पे बात कर रहे हैं, 2023 में मंसूर जो है भाग के शादी करता है, भगा के एक लड़की को, बौद्ध लड़की को, और कारगिल बंद होता है, बौद्ध एसोसिएशन लिखती हैं, चिट्ठियां भेजती हैं, सरकार को ये कहती हैं कि साहब धर्मांतरण के कानून लाओ। उसके बाद पार्टी से निकाल दिया जाता है उसके पिता को, जो बीजेपी में था, क्योंकि वो धर्मांतरण में है। इसके बाद उससे पहले एक शफी बन जाती है लड़की वहां स्टेंजन करके, वो उस पे सब होता है। इसके बाद आपने देखा होगा कारगिल में लगभग 90-99 से 100% मुस्लिम है, तो वहां गोम्पा जो बहुत पुराना है, वहां जब जाने लगते हैं तो आप देखिए वहां किस तरह से विरोध होते हैं, वहां बनने नहीं दिया जाता। और अचानक वो केडीए कह रहा है कि नहीं हम इनके साथ हैं, कारगिल डेमोक्रेटिक वो बन गया एसोसिएशन। दरअसल कोई भी सच को सुनना नहीं चाहता, सच से टकराना नहीं चाहता, ड्रेसिंग करना चाहते हैं। इस तरह के लोगों की कोई भी बर्दाश्तगी नहीं होनी चाहिए। ये क्लैरिटी से पूरे देश में होना चाहिए कि ये यहां तक तो ठीक है बॉस, ये अभिव्यक्ति यहां तक ठीक है, लेकिन जब देश के अस्तित्व पे कोई आएगी तो आपके लिए कोई कोर्ट वोट नहीं है, ये बाद में देखते रहेंगे सब। तो इसीलिए जिस तरह का उसको सबक सिखाया गया, ये बहुत पहले, क्योंकि मैं कल भी कह रहा था, चूंकि मैंने कल ही बात की, मैं नाम तो नहीं ले सकते हम लोग क्योंकि इतने दिन से इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ काम किया है, सबके साथ मतलब रिपोर्टिंग किया है। वो ये कह रहे हैं कि हम लोग तो 10 दिन पहले बता चुके, वो सब ये कर रहे हैं। अब ये जो कह रहे हैं ये नहीं हो सकता। देखिए हमको वो सवाल इसलिए जेन्युइन उठाने पड़ेंगे, नहीं तो हम भी उन झूठों में शामिल होंगे जो घटनाओं को ड्रेसिंग करते हैं। सीधी सी बात है, कोई अफसरों के सर रोल होने चाहिए। एलआईयू ने रिपोर्ट दी होगी, नोरबू रात में बोल रहा था, और ऐसा थोड़ा ही है कि वहां आपके पास लोग नहीं है। नहीं, फैसला तो पॉलिटिकल जो आपका लीडरशिप है उसको लेना होता है। जी, मैं यही कह रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमको बात केवल ये नहीं है। आप जी नहीं आप बोलिए सर। मैं कह रहा हूं कि जो आपने जो किया है कि ये जो आपका डीप स्टेट है, जो आपका ये जो आपका वांगचुक है, ये
यूनुस का बड़ा खास दोस्त है, पाकिस्तान ये जाता है, और जितनी जो ये जॉर्ज सोरोस की जितनी टीम है, जो कंपनी इंडिया में है, अमेरिका में है, बांग्लादेश में है, ये उस पूरे नेटवर्क का हिस्सा है। तो सरकार से मेरी ये शिकायत है कि आपने इसको चूल्हे पे पूरा पतीला चढ़ाने दिया, पानी भरने दिया, पानी खौलने दिया, और पानी खौल के बाहर आए इससे पहले सरकार ने पतीला उतार दिया। इतना छूट क्यों दी गई कि ये जो है आग लगाएंगे, उस पे पतीला रखेंगे, उसमें पानी भरेंगे और उसको खौलाएंगे। ठीक है, आपने खौलने से कल रोक दिया, लेकिन वहां तो हल्का सा तो खौल ही गया ना। लद्दाख में इतनी सारी संपत्ति जला दी गई, 4 लोग मार दिए गए, आपने कंट्रोल कर लिया, हालात को ज्यादा नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दिया, और आज आप कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन तो असली बात तो तब होती जब ये घटना होने के पहले ही इस नेटवर्क को ध्वस्त किया जाता। लेकिन दरअसल सरकार का तर्क ये है कि अगर ये नहीं करेंगे तो पूरी बात सामने नहीं आएगी। हम लोग जानते हैं ना कि वो चार्टर क्या है, आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का चार्टर ये मेक देम वाइज। यस। और आप उस चार्टर का वाहियात आप कह रहे हो। आज मैं तो कई बार हैरान हो जाता हूं कि ठीक है भाई, एक राष्ट्रवाद के लिए चूंकि आप इधर उधर, लेकिन आपको अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो आप और आने वाली पीढ़ियों के साथ धोखा कर रहे हो। भाई आप लगातार मुझे ये बताइए कि वहां आप अब ये कहानी सुना रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल कि साहब वहां नेपाली भी मिले, वो डोडा। अरे भाई केडीए ने अपने आप को वापस कर लिया क्योंकि वहां सुन्नी, वहां एक भी सुन्नी नहीं है, और उनको उसमें शामिल हो गए, उसके धरने में थे। तो ये तो सरकार की है ना, किसी को तो फैसले लेने होंगे। तो वो तो और आप ये सोचिए, मैं आपसे एक बड़ा, आप दोनों से हैं, सीनियर भी हैं, जामियान का जो भाषण लाखों में देखा गया, मिलियंस में, याद होगा जब सदन में बोला 19 अगस्त पे, उसके बाद बीजेपी की लीडरशिप वहां उनको ढूंढ के लाती है, टिकट देती है, जो तीसरे नंबर पे जाके पहुंच जाता है। वहां की पूरी इंटरनल पॉलिटिक्स को आप इतना आपको ये देखना पड़ेगा। कई बार कुछ चीजें सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव 1989 में लास्ट टाइम वहां जो हिंसा हुई थी वो भी इसलिए हुई थी क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनाना है, चारों में यूनियन टेरिटरी बनना था, लेकिन अचानक राज्य आ गया और आप इंतजार कर रहे हो, हाथ झुलस गए, जो लोग मारे गए उनका क्या जवाब होगा। दूसरा, मैं फिर ये कह रहा हूं कि मेरा मानना यही है, मैं तो फंडामेंटल्स की तरफ जाता हूं कि जब आप अपराधी को छूट देते हैं तो सैकड़ों अपराधी खड़े करते हैं। आप आज की डेट में यूपी के अंदर अगर कुछ भी कहिए, आप लोगों के जनता का मनोबल देखिए कि अगर कोई गालियां देते हैं भगवान को, देवी देवताओं को, तो आप देखिए वो जो लोग हैं, जो सनातनी या वो लोग हैं, वो उस ट्विटर को, पुलिस को टैग करते हैं और कहते हैं, उसको बोलते हैं, ये हौसला होता है। ये कौन देता है? लीडरशिप देती है। जब वो कहते हैं कि तू थोड़ी देर रुक, अभी तुझे इंतजाम होने वाला है तेरा, वो अपने हाथ में कानून ले रहे क्योंकि उनको मालूम है कि कानून उनकी तरफ से खड़ा है। ये बाकी जगह फील नहीं हो रहा है। जी माफ कीजिएगा, मुझे जाना होगा सर। नहीं, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। चलिए, हाँ, मुझे बहुत निकलना होगा। धन्यवाद आप दोनों का, और एक शुभ संकेत है। मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में और ठोस कदम उठाने चाहिए, और जो भी इस तरह की हिमाकत करे उसको तो बर्दाश्त किया ही नहीं जाना चाहिए। उसके संकेत हमें मिल गए हैं, लेह में भी मिल गए और बरेली में और दूसरे शहरों में भी मिल गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों जुड़े और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।